जवाब दे गया और प्रशासन को उन्हें समझाने बुझाने में मशक्कत करनी पड़ी। बीते कुछ दिनों में देश भर में कई जगहों पर स्कूलों की बदहाली, शिक्षकों की कमी और मिड डे मील में भ्रष्टाचार, टूटी सड़कों से स्कूल में पहुंचने में होने वाली दिक्कतों के मामलों पर जैन अल्फा का आक्रोश सामने आया है। तुम लोग में आज खाने में कीड़ा निकला था? खाना फेंक दिए? आज इसके पहले भी निकला था क्या? ये तीसरी बार है मतलब। 15 अगस्त को बाड़मेर में झोपड़ी में चल रहे सरकारी स्कूल का वीडियो निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने भी रिलीज किया था। इस बीच राजस्थान के स्कूलों में बिना इजाजत प्रवेश और फोटो वीडियो पर रोक के सरकार के फैसले पर विवाद हो गया है। कोई भी व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति जिससे उस विद्यालय का कोई संबंध नहीं है, वो बिना अनुमति के विद्यालय में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि विद्यालय में बच्चों की सुरक्षा का जिम्मा हमारा है और नियमों में प्रावधान भी है कि नाबालिग बच्चों का बिना अनुमति के न फोटोग्राफी न वगैरह कुछ नहीं किया जा सकता है। देखिए, सरकार डर चुकी है। जैन जी के बाद में अब जैन अल्फा का नंबर आ गया है और अल्फा ने जो पूरा जो अभी आपने 4-5 स्कूलों के अंदर विरोध किया है, उसी से सरकार इतना डर गई कि आपने मोबाइल पे प्रतिबंध लगा दिया, आपको मीडिया अंदर नहीं जा पाएगी। सबसे बड़ा डर इन लोगों के मीडिया के है। वैसे शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा पर जब अब जैन जी के बाद जैन अल्फा का भी विरोध सामने आ गया है, तो भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। यूजीसी नेट की परीक्षा के 3 विषयों इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी की फिर से टेस्ट की नौबत ने एनएसयूआई को विरोध का मौका दे दिया। जून में हुई यूजीसी नेट की परीक्षा में तीनों विषयों के प्रश्नों में गड़बड़ी के चलते उन्हें रद्द करने का फैसला लिया गया। जब पूरा देश का युवा, पूरा देश के नेता पक्ष अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी से अकाउंटेबिलिटी मांग रहे थे कि छात्रों के ऊपर अत्याचार, वायलेंस क्यों हुआ, सदन में आइए, पार्लियामेंट में आइए और ये बात रखिए, लेकिन चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे अमित शाह हो, अपनी अकाउंटेबिलिटी से भागकर 1 मिनट के लिए भी उनकी हिम्मत नहीं हुई कि पार्लियामेंट में आए। तो वो लोग जो खुद अपने काम के लिए या अपने लिए अकाउंटेबल नहीं है, उनसे हम ये अपेक्षा कैसे करें कि देश के एजुकेशन सिस्टम को वो अकाउंटेबल बना देंगे? साथियों, ये इनके बस का नहीं है। इस बीच जब जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा के घोटालों की सीबीआई जांच की मांग के लिए झारखंड में छात्रों का आंदोलन जारी है, तब सोरेन सरकार ने आंदोलन करने वाले छात्रों के 17 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से एक और राउंड की बातचीत की। शिबू सोरेन दिसम गुरु, जिनको मैं बहुत मानती हूँ, जिनको पढ़ करके जान करके मुझे बहुत गर्व महसूस होता है, लेकिन कभी कभी ये सोच के अफसोस भी होता है कि जिस झारखंड राज्य की परिकल्पना उन्होंने की थी, वो शायद आज वो झारखंड नहीं है। हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी उनके ही नक्शे कदम पे चले। जबकि राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखकर सोरेन को प्रदर्शनकारी छात्रों से खुद मिलने की सलाह दी है। वैसे इस चिट्ठी में शिक्षा संस्थानों पर आरएसएस के कथित कब्जे के राहुल के आरोपों का जिक्र पहले ही पैराग्राफ में है। शिक्षा व्यवस्था पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में आज जवाब योगी आदित्यनाथ का भी आया। उन्होंने 2017 के पहले यूपी के स्कूलों की दुर्दशा का आरोप लगाया। हमने तो ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हर स्कूल के अच्छी फ्लोरिंग बनवाने में योगदान किया है। बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट बनवाए हैं, पेयजल की व्यवस्था दी है, स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी वहां दी है। 17 के पहले न भवन थे, और भवन था तो शिक्षक नहीं था, शिक्षक है तो छात्र नहीं थे। जिन लोगों ने कर नहीं पाए, आज वे आरोप प्रत्यारोप करते हैं। राजनीति की लड़ाई जैन जी और जैन अल्फा के नाम पर शुरू हो गई है। इसी बीच बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हुआ है। नई टीम में कई युवा चेहरों को जगह दी गई है। मोदी सरकार में पहली शिक्षा मंत्री रही स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी मिली है। आज तक ब्यूरो। नई टीम की घोषणा भी हो गई है। सुधांशु त्रिवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोग उसमें दिख रहे हैं, जिससे ऐसा दिखता है कि एक आक्रामक तरीके से बीजेपी आगे बढ़ेगी और जो आपने ये दिमागी नक्सली और कई सारी चीजों पर फोकस किया है उसको आगे ले जाएंगे। लेकिन एनटीए परीक्षा कब से ठीक से करा पाएगा, ये बड़ा सवाल है। झारखंड में आज भी बच्चे बैठे हुए हैं, लखनऊ में बच्चे सड़कों पर हैं, राजस्थान से लेकर तमाम जगहों पर। देखिए, ये पूरी शिक्षा व्यवस्था का जो विषय है, अगर आप इसको देखें 3 डायमेंशन है। एक तो है एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो राज्यों के अंदर की स्थिति है, प्राइमरी स्कूलों से इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी सुविधाओं को लेकर, जिनको लेकर कई जगहों पे बच्चे इस विषय को लेकर आंदोलित हैं कि मूलभूत सुविधाएं वहां पर जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं थी। दूसरा वाला विषय है कि हायर एजुकेशन में जो परीक्षा की व्यवस्था है और जो नया स्वरूप आया है, उसके अंदर पूरी तरीके से पारदर्शी और जिसे कहते हैं एप्रोप्रिएट व्यवस्था हो सके, वो एक चीज है। तो ये 2 अलग अलग। तीसरी चीजें हैं, छात्रों की जब पास आउट हो जाते हैं और उसके बाद जब वो नौकरी के लिए जाते हैं
और नौकरी के लिए जो परीक्षाएं हो रही वो उनके लिए बहुत ही अहम होती हैं, क्योंकि जो प्रवेश परीक्षा उसमें तो उनके पास फिर मौका हो सकता है कि इस वर्ष नहीं आए तो अगले वर्ष ट्राई कर सकते हैं, पर नौकरी वाले में कई एक छात्रों का समूह तो ऐसा होता है जिसके लिए वो अंतिम मौका होता है, इसके बाद अब उसे जीवन में वो मौका ही नहीं मिलना है। और यहां पर उनका पूरा जीवन, अब एंट्रेंस एग्जाम में तो होता है चलो भाई इस सब्जेक्ट में नहीं होंगे, दूसरे में कर लेंगे, दूसरा प्रकार की लाइन में जाकर कैरियर बना सकते हैं, पर नौकरी में तो ये तीनों प्रकार से अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर राजनीति से अलग हटकर अगर ईमानदारी से हम लोग इस पर प्रयास करें तो बिल्कुल सही हो सकता है। मगर जब प्रयास ही ये होगा कि पहले हम कोटा जाएंगे उड़कर, फिर प्रयागराज जाएंगे और वहां से उड़ते हुए पुणे जाने का प्रयास करेंगे, पर ज्योग्राफिकली बीच में रांची है, उसमें कुछ हम सुनाई नहीं पड़ेगा हमें केजरीवाल जी, जबकि पंजाब में हाई कोर्ट का जजमेंट आ जाएगा कि साहब पेपर लीक हुआ है और साबित हो जाएगा कि पंजाब विधानसभा में झूठ बोला था, उसके बाद केजरीवाल जी मुंह में दही जमा के बैठ जाएंगे। और रांची को लेकर राहुल गांधी जी कान में तेल डाल के बैठ जाएंगे, तो फिर लगता है कि ये ईमानदारी नहीं है, यहां के ऊपर विशुद्ध राजनीति है। तो इसलिए मेरा मानना है अगर छात्र हितों की बात करनी है, जैसे रांची के छात्रों ने कहा भाई कोई राजनीतिक हम मंच नहीं करेंगे, हम किसी भी प्रकार का राजनीतिक बयान नहीं देंगे, राजनीतिक नारेबाजी नहीं करेंगे, हम विशुद्ध छात्र हितों की बात करते हैं। तो अब यहां पर यह भी सवाल है, ये तीनों जो मैंने बातें बताई, ये तीन डायमेंशन, उसके साथ यह भी है कि कौन ईमानदारी से गैर राजनीतिक होकर छात्र हितों की बात कर रहा है और कौन सी सरकार संवेदनशीलता के साथ, संवाद के साथ उसका समाधान कर रही है, और कौन छात्र हितों के मंच का राजनीतिक दुरुपयोग करते हुए, उसमें अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करते हुए अनेक प्रकार के अवांछित तत्वों को उसमें स्थापित करके कहीं ना कहीं से अराजकता उत्पन्न करने का प्रयास करा। तो मुझे लगता है देश के सामने इस रूप में देखा जाए तो पिक्चर एकदम स्पष्ट हो जाती है। चलिए ठीक है, लेकिन सवाल यही है कि तेरा और मेरा शिक्षा व्यवस्था में भी ये हो गया है। रांची का मतलब ब्लैकआउट है, एक चिट्ठी लिख देने से क्या होगा, ये तो वैसा ही हो गया ना आलोक शर्मा जी, कि प्रधानमंत्री एक चिट्ठी लिखे, सुनिए ना सर, सवाल पूरा हो जाए, प्रधानमंत्री एक चिट्ठी लिखे कि भाई शिक्षा मंत्री जी ये बेहतर होगा कि आप जाकर बात कर लें। अरे भाई आप सरकार है वहां पर, आप बाकी चीजें छोड़ दीजिए, इंसानियत की और बच्चों की बात हो रही थी। उम्मे हबीबा छात्रा है ना झारखंड की, 5 अगस्त से वो आमरण अनशन पर है, बोकारो के कासमार की रहने वाली है, 7वीं 11वीं 14वीं जेपीएससी परीक्षा में अपियर हो चुकी है। एक बार उनको सुनिए वो क्या कह रही हैं। इंग्लिश में एमए है, बीएड क्वालिफाई कर चुकी है, लेकिन अनशन की वजह से 7 किलो वजन घट गया है, उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है उनके लिए कुछ भी बोल पाना। वो कह रही है कि बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा। देखिए अंजना जी, मुझे लगता है कि जिस दिन से रांची में आंदोलन हुआ है, पहले दिन से ही सरकार प्रयासरत है। जिस तरह से 3-4 चीजें उनकी मांग थी, उन्होंने स्वयं कहा कि ज्यादातर हमारी मांगे मान ली गई। तमाम लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाला गया। जो कंपनी वहां पर काम कर रही थी उसके तमाम लोग आज जेल में। जीपीएससी का जो चेयरमैन है और जो एग्जाम कंट्रोलर है वो भी जेल में है। तो दोनों जगह की आप तुलना नहीं कर सकते हैं। हम वहां पर प्रयासरत हैं, आज भी मंत्रिमंडल मिल रहा है। सीबीआई की जांच की उन्होंने मांग की, बीजेपी के समय से सीबीआई की जांच चल रही थी, वो आज जांच आज तक पूरी नहीं हुई, उसका कोई जवाब नहीं दे रहा है। सीबीआई का क्या रिकॉर्ड रहा है नीट के पेपर में 2024 के और 26 के में, ये पूरे देश ने देखा है। तो मुझे लगता है कि जो मांग जायज हैं उनकी वो तमाम मांगी गई हैं। उसके अलावा भी जो मांगे हैं उन पर भी विचार किया जा रहा है। जो एग्जाम कोर्ट की निगरानी में हुए हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की, उनको कैंसिल नहीं किया जा सकता था। अब मैं आज के मुद्दे पर आता हूं, जो आज तक ने बहुत इंपॉर्टेंट विषय लिया है। जिन लोगों ने व्यापक घोटाला किया और प्रभु राम के घर में डकैती डाली, जिन लोगों ने 1 लाख स्कूल बंद कर दिए, जिन लोगों ने जीडीपी का 4.6% से एजुकेशन का बजट घटा के 2.6 कर दिया, जिन लोगों ने 152 पेपर लीक होने के बाद भी मुंह नहीं खोला। मिड डे मील में नमक से एक रिपोर्टर ने उत्तर प्रदेश में कई साल पहले एक रिपोर्ट दिखाई थी, उसको जेल में डाल दिया गया था। आज स्कूल में प्रवेश बंद कर दिया गया है। एनटीए एक एनजीओ है जिसमें आरएसएस और बीजेपी के तमाम लोग भर्ती हैं। उसको कभी भी किसी भी सूरत में ये लोग कभी नहीं करेंगे कि इसको भंग कर दें, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस इन तमाम एजुकेशन के घोटालों में शामिल है। मैं आज तक पे बोल रहा हूं ये बात। मैं 2024 में भी पेटिशनर था, 26 में भी सुप्रीम कोर्ट में पेटिशनर हूं। इसमें एनटीए शामिल है, इसमें सीबीआई शामिल है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के विनीत जोशी के क्या वहां पर क्या रोल है उसकी जांच होनी चाहिए। एक बहुत बड़ी कंपनी है इनोवेटिव व्यू, हमने तो वहां पर टीडीपीएल को जेल में डाला ना। आज तक सीबीआई इनोवेटिव व्यू कंपनी के दरवाजे तक क्यों नहीं गई? वो प्रॉक्सी कंपनी किसकी है जिसके पास बायोमेट्रिक का और तमाम चीजों का सीक्रेसी का पूरा जिम्मा है? वो कंपनी किस तरह से ग्रो कर गई है, एनटीए का कैसे प्रॉफिट बढ़ा है? अगर इन दोनों का फॉरेंसिक ऑडिट हो जाए तो पता चल जाएगा बीजेपी और आरएसएस के लोगों को क्या क्या मिला है। सुसाइड रेट, एजुकेशन सिस्टम पर बात हो रही है अंजना जी। सुसाइड रेट एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं 43% 2014 से 2024 तक, 25 के अभी नहीं आए हैं। 43% सुसाइड बढ़ गया। आज 22 बच्चों ने सुसाइड किया, किस पर? नीट के एग्जाम पर। एक बीजेपी का चिड़ी बच्चा कहीं किसी बच्चे के घर पर नहीं गया। गटर जनरेशन आपने बोला, जिन बच्चों को आपने जो वहां पर वो कर रहे